अच्छा, आज हमारा लेक्चर 3 है प्रोडक्शन का। हमने पिछली क्लास में शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट्स तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आज लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। शॉर्ट रन का मतलब शॉर्ट रन के टाइम पे प्रोडक्शन कैसी होती है। शॉर्ट रन कौन सा पीरियड होता है जिसमें वेरिएबल ज्यादा होते हैं, फिक्स्ड ज्यादा होते हैं, सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, सारे फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं। मैंने शॉर्ट रन पूछी है। एटलीस्ट वन फिक्स्ड, बाकी सारे वेरिएबल होते हैं। वेराज इन लॉन्ग रन सारे वेरिएबल होते हैं, यानी कि हमारा लैंड का जो फैक्टर है वो भी हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे आके वेरिएबल फैक्टर बन जाता है। हेडिंग डालो लॉन्ग रन। और लॉन्ग रन को हमने क्या नाम दिया था, रिटर्न्स टू फैक्टर। किसने बोला है भाई, आदर्श ने। और क्या, मैं आवाज भी नहीं पहचानूंगी अब, वाओ। भले कितनी भी दुश्मनी सही, लेकिन इतना नहीं बोल सकता वो। चलो, हाँ जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, एरो भी नहीं बन रहा आज तो, बन गया। जो हमारे चेंजेस इन स्केल होते हैं उनका मतलब होता है, क्या होता है चेंजेस इन स्केल का मतलब, जितने भी फैक्टर्स हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर चेंजिंग, यानी कि या तो इंक्रीज होंगे या फिर डिक्रीज होंगे। वेरिएबल होने का मतलब क्या होता है, यानी कि इन शॉर्ट चेंज आ रहा है, बहुत रैपिडली चेंज आ रहा है। क्लियर हो गई बात। इसमें जो ऑल है इसको करना हाईलाइट। हाँ जी, क्योंकि वहां पे हमारा एक फिक्स्ड फैक्टर रहता ही रहता है, यानी कि एक फैक्टर ऐसा रहेगा ही रहेगा जो चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे सारे ही फैक्टर्स जो है या तो वो इंक्रीज होंगे या फिर वो डिक्रीज होंगे। और जब वो इंक्रीज या डिक्रीज होंगे, एरो डाल के लिखना अलग पेन से या फिर हाईलाइट कर देना अलग हाइलाइटर से, इन सेम प्रपोर्शन। ये लॉन्ग रन का एक एजम्पशन मान लो या इसको कुछ भी मान लो, इसको रटना ही है कि ये सेम प्रोपोर्शन में ही चेंज होंगे। चलो आगे। इन दोनों वर्ड्स को अलग हाइलाइटर से हाईलाइट करना, और ये एग्जाम क्वेश्चन भी है, सेम प्रपोर्शन। अभी करेंगे उसके ऊपर डिस्कस। चलो आदर्श वंश, चलो चलो एग्जाम्पल में एक स्केड्यूल बनाते हैं। यहाँ पे हमारे हैं इनपुट्स और यहाँ निकलेंगे हमारे क्या, आउटपुट्स। मैं यहाँ पे जो एल होगा, मैं अब इनपुट्स में एल लिखूंगी। एल का मतलब होगा लेबर, और मैं यहाँ लिखूंगी क्या, के का मतलब क्या होना चाहिए, कैपिटल। कैपिटल या फिर हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक तरह से हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, मशीन ले लो, कैपिटल ले लो, कुछ भी ले लो, यहाँ पे के का मतलब। क्लियर होती है बात सबको, यानी कि हमारी कोई ना कोई कैपिटल है, यानी कि मेरा कोई ना कोई फिक्स्ड फैक्टर है। वेराज मेरी जो लेबर है वो क्या है, मेरा वेरिएबल फैक्टर है। क्लियर है बात। इसका मतलब जो है, यानी कि पहले मेरे पास थी एक लेबर और क्या, दो कैपिटल या दो लैंड, ऐसा मान लो। क्लियर हो गई बात। अब इसमें मैंने क्या बोला था यहाँ पे, कि जो मेरे ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेंगे या घटेंगे इन सेम प्रोपोर्शन। क्लियर होती है बात। यानी कि क्यों नहीं चलता एक बार में, यानी कि जो मेरे इनपुट्स बढ़ेंगे वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे।
क्लियर होती है ये बात? यानी कि अगर मैंने सेकंड यूनिट पे बढ़ाया तो मैंने डबल करा, एग्जाम्पल मैंने डबल किया, तुम ट्रिपल भी कर सकते हो, तुम 4x भी कर सकते हो, 5x भी कर सकते हो। क्लियर होती है बात? मैं यहाँ पे 2x करके दिखा रही हूँ कि यहाँ पे 2 लेबर हो जाएंगे और 4 तरीके की लैंड हो जाएगी। क्लियर होती है बात सबको? हाँ या ना? अब अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगी, मतलब मेरे इनपुट्स बढ़ाऊंगी, तो इनपुट्स बढ़ेंगे तो अब कितने होंगे? 3 क्यों? सेम प्रपोर्शन में बढ़ेंगे। क्या प्रपोर्शन चल रहा है? 2 का। यानी कि अब भी किसका टेबल चलेगा? 2 का। यानी कि 4 लेबर और 8 कैपिटल। फिर मैं बढ़ाऊंगी 8 लेबर 16 कैपिटल, फिर बढ़ाऊंगी 16 लेबर 32 कैपिटल। क्लियर होती है बात सबको? हाँ या ना? लिख लिया? अब मैंने बोला फर्स्ट केस में मेरी जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी वो थी 100 यूनिट्स। क्लियर? 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही थी। सेकेंड केस में मेरी जो 2 लेबर और 4 कैपिटल है, उस केस में मेरी आउटपुट्स कितने होंगे? मैंने लास्ट क्लास में भी एक चीज बताई थी, मोर देन 200। यानी कि जब सिंगल लेबर काम कर रही है, सिंगल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो फॉर एग्जाम्पल किचन का एग्जाम्पल लिया था हमने, मम्मी अकेले खाना बना रही है तो मम्मी 10 रोटी बना पा रही है, लेकिन अगर मम्मी के साथ चाची मिलके खाना बनाएंगी तो क्या 20 ही रोटी बनेंगी? 20 से ज्यादा भी बन सकती है। क्लियर होती है बात? 23 बनेंगी या 24 बनेंगी। तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरी जो प्रोडक्शन हो जाएगी वो 220 यूनिट हो जाएगी। क्लियर होती है बात सबको? नेक्स्ट केस थर्ड यूनिट में, थर्ड पे आके क्या होगा? 480 रोटी बन जाएंगी या फिर 480 यूनिट्स प्रोड्यूस होंगी। क्लियर है? फिर अब क्या होगा? लेबर ज्यादा आ गई, किचन में बहुत सारे लोग आ गए, प्रोडक्शन बढ़ेगी लेकिन थोड़ी कम रेट से। क्लियर है बात? या फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ी ज्यादा रेट से बढ़ रही है, बट हाँ थोड़ी कम रेट से बढ़ रही है। उसके बाद प्रोडक्शन यहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है। क्लियर है बात? ये एक नई चीज है, कांस्टेंट वहां पे भी हो रही थी लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से कांस्टेंट होगी, वो हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है। उसके बाद हमारी यूनिट्स कम हो रही है, यानी कि इसको कर लो 640 यूनिट्स हो रही है, नॉट 640, सॉरी 840। यहाँ पे कम नहीं होगी, बढ़ेंगी, लॉन्ग रन है। 32 कर लो उसको और रुको, बताऊंगी। 740 करो तब समझ में आएगा। और 860 बस कर लो, अभी करेंगे, कर लो। इतनी भी खोज खोज के तो इतना छोटा छोटा लिखने को बोला किसने? हाँ भाई सुनो, एक चीज और मैं बता दूं, जब हमारा इकोनॉमिक्स का बैच एंड होगा, मुझे एक अच्छा सुंदर रजिस्टर चाहिए, जिसका सबसे बेस्ट रजिस्टर होगा नोट्स का, उसे मैं पिक कर लूंगी। अब तुम्हारे ऊपर है कौन कितना सुंदर रजिस्टर बनाएगा, और मुझे एक चाहिए ही चाहिए। नहीं होगा तो वो तुम्हारी हेडेक है, फिर तुम और पिटोगे, क्योंकि रजिस्टर तो मैं सबसे बनवा रही हूँ और मैं पूरी मेहनत से रजिस्टर बनवा रही हूँ। क्लियर है ये बात? क्या? और क्या? अभी तक मारा तो नहीं है, जिस दिन पिट जाओगे उस दिन तो फिर यकीन ही हो जाएगा कि हाँ दीदी मार भी सकती है। नहीं नहीं, हो जाएगा। और मेरी नजरों में है 3 रजिस्टर्स अच्छे। हाँ भाई, चले आगे। अब तुम खुद देख के बताना, यहाँ पे यूनिट्स कितने से बढ़ रही है? 120। यहाँ पे कितने से बढ़ रही है? 260। तुम लोगों को नॉर्मल मैथमेटिक्स भी नहीं आ रही है? तो 260 एक ही ने बोला और एक ने बोला कैसे हो गया?
मैंने बोला? ये रिकॉर्डिंग में आएगा भी नहीं, वंश ने बोला, बस भी क्या जब मैंने बोला, ठीक है। मतलब मेरे को तो तुम बिना मतलब में बदनाम करो, मतलब इतनी भी शर्म नहीं है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। हे भगवान, मैंने क्या झूठ बोला? नहीं रुक जाओ, वंश क्या झूठ होगा? मेरे वंश ने, मैंने कब बोला मत भेजो? मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोलता कि आदर्श ये बोलता कि हाँ ठीक है भैया, वंश ने तो मतलब दोनों तरफ से डाल के देख ली, यही तो बोला था मैंने। ये तो नहीं बोला मत भेजो मत भेजो। तुमने बोला मैं ये फोटो नहीं भेज रहा। उसमें क्या दिख रहा था? हद है। 480 और 740, 360। करो कैलकुलेटर पे सॉल्व। और 740 से 860। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग, क्लियर है? यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिमिनिशिंग। यानी कि क्या तुम्हें यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल दिख रहा है? नहीं, यानी कि लॉन्ग रन में कभी भी नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल नहीं होगा है, नेगेटिव रिटर्न टू स्केल नहीं होगा। तुम इसे पूरा लिखना, नहीं तो तुम यहाँ पे कांस्टेंट से कंफ्यूज हो जाओगे। एक दो तीन चार, 260 तक, फिर दोनों 260 पे एक एरो है, फिर 260 और 120 पे एक एरो है। आधी चीजें मुझे ऊपर से जा रही होती है इन दोनों की, मैं बता रही हूँ ना, मेरे जा रही होती है। चलो आगे, इसे छोटा कर दूं, दिख रहा है? यानी कि इससे हमारा एक हाईलाइट पॉइंट निकलता है कि इनिशियली क्या हो रहा है, बोलो। इनिशियली इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जहां मैं आरटीएस लिख रही हूँ तुम्हें पूरा में क्या लिखना है, रिटर्न टू स्केल। देन कांस्टेंट, देन फाइनली डिमिनिशिंग आरटीएस। अच्छा, यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन देने वाले दो इंसान थे, कौन कौन से? प्रोडक्शन फंक्शन देने वाले दो लोग थे जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का अपना प्रोडक्शन फंक्शन दिया था। था तो सही कोई। ब्रदर्स क्या, नाम बोलो। एक्स से एच, वो आ रही है ना यहाँ पे, वो हैमल्स करके ही तो है वो कंपनीज की वो। हाँ, एच एम एल तो टीचर था, बट ऐसी कुछ ब्रांड की वो भी आती है, मेयोनीज। क्या मेयोनीज आती है, मेयोनीज, हाँ मेयोनीज और सॉसेज आती है ना उस ब्रांड की, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, वो तो डॉक्टर ओटकर होती है। कौन सी? मुझे ऐसे नहीं पता, नाम सुना है बस मैंने भी। ये इसका एजम्पशन है, मतलब एजम्पशन इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि इससे कंक्लूड हो रही है बात। हाँ भाई, दूसरा नाम बताओ, रजिस्टर्स के पन्ने पलटो। कितनी जल्दी पलटे हैं पन्ने, शर्म लिहाज नाम की चीज नहीं है। एच से था नाम। और दूसरा सबसे पहले बोला है आकर्ष ने, सबसे पहले बोला है। और इनकी बंद करो, बंद कर दो वंश,
इनकी थ्योरी का नाम क्या था? कॉब डगलस थ्योरी। अच्छा दिशा और साई मोटिवेशनल वीडियो देख ली थी? तब भी रिवाइज करके नहीं आए हो दिशा आप? और तुम? पेपर में भी ऐसी करेक्ट करके आ जाना। और क्या, ये तो बात निकल सकती है इस बात से, सबके लिए लागू होती है बात, तो पेपर में भी बस ऐसे तुक्के भेड़ के आ जाना। एच से नाम हो सकता है, इसलिए एच से जो नाम देखे उस पे मैं टिक लगा के आ गया दीदी। अभी तो मजा आएगा जब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रिवाइज होंगे। आज डंडा यहीं लाके रखूंगी मैं। और आज एक एक बच्चे को यहाँ बुलाऊंगी, एक एक टॉपिक के लिए। बात याद रखना, ये चीज मैंने कल ही बोल दी थी। एक एक आएगा, इसलिए आज यहाँ सारे लाइन से खड़े रहेंगे और एक एक बच्चा ऊपर आके बोलता जाएगा। कोई नहीं, याद करो, थोड़ा सा जरूरी है। यहाँ पे भी हमारा फॉर्म, इस वीक में आज वेडनेसडे और फ्राइडे और संडे। संडे तो अगर होगा तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, क्योंकि कुछ है, मुझे मंदिर भी जाना है उस दिन। उस दिन संडे को चारों सब्जेक्ट के बैचेस हैं। संडे थोड़ा सा अगर हो सकता है तो लेट हो सकता है, बाकी देखते हैं क्या। मैं भी रख देती हूँ ये, डांस करते हैं जुबिडू भी बम्पा। क्या मैं तो मजे ले रही हूँ। चलो आगे। संडे को अगर मैच होगा तो थोड़ा सा लेट हो सकता है, मुझे उस दिन मंदिर भी जाना है और मेरा थोड़ा सा दिन भी मेरा पूरा उस दिन जाएगा थोड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट। नहीं मिलूंगी। ऐसा किसने बोला? बुलाओ सारे भैया को, अभी कंफर्म करते हैं बात। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे आएगा हमारा कॉब एंड डगलस का फंक्शन अगेन। कॉब एंड डगलस ने यहाँ पे कोई किसी इंडस्ट्री की स्टडी वगैरह कुछ नहीं की थी, बट उन्होंने स्टिल यहाँ पे एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अपना लग दिया था। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या था, फॉर्मूला बताओ। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का फॉर्मूला क्या था, हाथ रेस कर लो जिसको याद है। एक जो कॉब डगलस ने दिया था, कॉब डगलस थ्योरी वाला। वंश अगर गलत निकला तो और पिटोगे। हाँ, एल की पावर ए वन माइनस, वेरी गुड। क्लैप कर दो भाई सबके आज इसके लिए, जोर से करो। या वेरी गुड चलो आपने ले क्लैप कर ली, वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे भी उन्होंने प्रोडक्शन फंक्शन दिया था, उसका नाम था Q इंटू के इंटू एल की पावर ए इंटू सी की पावर बी। बी यहाँ पे बी हो गया, वन माइनस ए नहीं है, बी है, यानी कि दोनों की पावर्स अलग अलग है। देखो लॉन्ग रन थ्योरी इज कंप्लीटली रटने वाला कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ भी समझने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एजम्पशंस तुम्हें याद करनी ही नहीं है, और एजम्पशंस ना तुम्हें बुक में पढ़ाई गई है। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला पेपर में अगर आ गया, मैंने क्या बताया था कैसे आएगा, फॉर्मूला दे देंगे ऑप्शंस में, वैल्यूज मिसमैच करके, और तुम्हें फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होगा, बट वैल्यू निकालने के लिए आएगा, ऐसा नहीं हुआ आज तक। क्लियर है बात सबको? यहाँ पे भी हमारा जो एल है वो क्या है, लेबर, और सी क्या है, कैपिटल, क्यू क्या है, आउटपुट,
और के कॉमा ए कॉमा बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। बोलो, यहाँ पे भी होगी तो लॉन्ग रन है ना, ये दोनों में अलग अलग है ना, दोनों रन ही अलग अलग है। चलो आगे कर दूं, जल्दी जल्दी लिखो। हाँ जी, ऐसे हेडिंग डालना है यहाँ पे, इंक्रीजिंग आरटीएस रिटर्न्स टू स्केल लिखना। वहां पे भी हमने 3-4 पॉइंट्स लिखे थे, हाँ या ना। इसका कोई डायग्रामेटिक शेड्यूल नहीं है। कांस्टेंट आरटीएस, तीसरा यहाँ पे नेगेटिव आरटीएस है क्या, डिमिनिशिंग आरटीएस। हाँ जी, तो यहाँ पे ऐसे लिख लो, चेंज इन आउटपुट, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, और यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स। यहाँ पे इनपुट्स के आगे मैंने एक वर्ड और लगाया है भाई, क्या, ओहो, कॉपी कहाँ से होगा, क्लोन। थैंक यू। क्या, चलो ऐसे डाल लो। क्या, अच्छा फिर बच गया। सही है, चलो अगर ये सारा ब्लैक पेन से लिखोगे तो ब्लू पेन उठा लेना, मतलब पेन चेंज कर लेना, उसे भी ब्लैक से लिखो। फिर दूसरा जो मैं एरोज बनाऊंगी उन्हें दूसरे पेन से डिनोट कर। जो हमारा इंक्रीजिंग आरटीएस होगा उसमें जो हमारा परसेंटेज चेंज इन ऑल इनपुट्स होगा, क्या वो ज्यादा होगा या वो कम होगा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, रिटर्न्स यानी कि हमारा जो चेंज इन आउटपुट है वो ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात। उसके बाद कांस्टेंट में नाम से ही पता चल रहा है इक्वल है, क्लियर है बात ये। फिर परसेंटेज चेंज इन आउटपुट कम होगा इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल्स, क्लियर है। अब हमने पिछले वाले फॉर्मूले में यहाँ पे ए और बी से डिनोट किया था, तो कॉप डगलस ने बोला कि जब तुम इंक्रीजिंग कांस्टेंट और डिमिनिशिंग की बात करोगे तो तुम यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यूज को भी डिनोट करोगे, यानी कि इस केस में ए प्लस बी की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल टू 1 है और यहाँ पे 1 से छोटी है। बस ये तुम्हें रटना है इतना सा कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की जो हेडिंग डाली अभी लिख लिया, ये चीज लिख ली क्या, स्टिकी नोट्स किस किस के पास है, खत्म हो गए, मेरे बैग में भी शायद नहीं है। मेरा बैग उठा के लाना साइड बाहर से, फटाफट से जाओ भाग के, ऑफिस में ब्लैक कलर का। दिशा के पास तो स्पेस है, जरूरत नहीं है, जरूरत है साई आकर्ष को, निहाल को भी नीड नहीं है, नीड है स्टिकी नोट्स की। आदर्श रजिस्टर दिखाना कहाँ लिख रहे हो, साई को भी नीड नहीं है। साई जो ये लिख रहे हो ना चेंज इन इनपुट्स वाला, उसके इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना, क्लियर है। बाकी तीनों कैच, सॉरी सॉरी वो गलती से था। लगी तो नहीं, पीछे पास कर दो, हाँ निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक बस, स्पेस है आ जाएगा। वैसे भी तुम्हारे तो अभी रफ है ना, हाँ तो बस, तो कोई नहीं। नहीं नीड नहीं है,
गया? क्या हो गया? अभी रख लो, यही रख लो, दे देना मुझे जाते हुए। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का दूसरा नाम है, उसे लिखना है तुम्हें इस पे। लीनियर होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस फंक्शन ही है ना? हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन। ये नाम एग्जाम क्वेश्चन वंस अगेन याद रहेगा। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का दूसरा नाम क्या है? लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। याद रहेगा। नाम लिख के चिपका लो जहां रजिस्टर में स्पेस है। हाँ, नीचे वाला पार्ट दिखना चाहिए जहां चिपकाओगे, मतलब रजिस्टर पे नीचे प्लेन रहे। नहीं, नीचे वाला छुप जाएगा। हाँ, यहाँ चिपका लो, चाहे बाहर निकल जाए, बस उसे फोल्ड मत होने देना, या फिर अगले पेज पे चिपका लो जो दिखे तुम्हें। चलू मैं? आगे कर रही हूँ पेज। कितना बचा है ऐसे? क्या किया मैंने? यही करूंगी मैं, तुम भी कर लो। तो करो, वही तो तुम्हारी दिक्कत है। आईपैड खरीद लो अपने लिए एक। मैं तो खुद फाइनल्स के लिए खरीदने की सोच रही हूँ, अगर बजट बन जाए मेरा तो। क्योंकि नोट्स की एक्चुअल में बहुत दिक्कत होती है यार, और मतलब टैब पे नोट्स बनाना इज वेरी कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू नोटबुक्स में नोट्स बनाना। और वो आपके हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड रहते हैं टैब्स पे। हाँ हाँ, चलू मैं आगे अब। लास्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट पेज। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन में हम दो तरीके के कर्व्स को पढ़ेंगे। एक है आइसो क्वांट कर्व। क्या कर्व? दूसरा आइसो कॉस्ट कर्व। जो हमारा आइसो क्वांट कर्व है, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में इनडिफरेंस कर्व पढ़ा था, याद है सबको? हाँ। कैसा स्लोप होता है? शेप होती है। क्या शेप होती है? आइसो कर्व की, आइसो डिफरेंस कर्व, जो आईडी कर्व पढ़ा था, कॉन्वेक्स। उसके ऊपर क्या तुम दोनों ने आंसर दिए? उसने कॉन्वेक्स बोला है। दोनों अगर आंसर नहीं दे सकते तो फिर दूसरों के ऊपर हंसो मत। लेट आते हो, रिवाइज करके आते नहीं हो। इंडिफरेंस कर्व पढ़ाया ही नहीं मैंने, तो मैं क्या पूछ रही हूँ? वेरी गुड। हाँ जी, दूसरा हम पढ़ रहे हैं आइसो कॉस्ट कर्व। आइसो कॉस्ट कर्व इज सिमिलर एज बजट लाइन। बजट लाइन क्या होती थी? दो प्रोडक्ट खरीद सकते हैं इन अ स्पेसिफिक गिवन बजट, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के। याद आ रहा है कौन कौन से कॉम्बिनेशन बनते थे? कि एक खरीद लिया, दूसरे के दो खरीद लिए, तीन खरीद लिए, इसके चार खरीद लिए। लेकिन हमारा जो बजट है, यानी कि कितने रहना चाहिए, अगर 1000 रुपए दिया तो 1000 रुपए ही रहना चाहिए। उसके बाद तुम कितने ही अलग अलग, तुम अपने कितने भी अलग अलग कॉम्बिनेशन तुम बना सकते हो। क्लियर हो गई बात? पहले हम समझते हैं जो हमारा आइसो क्वांट कर्व होता है, इसके तीन अलग और नाम है। इसके तीन अलग और नाम है। पहला इक्वल प्रोडक्ट कर्व।
याद रहेगा, लिखो साथ साथ लिखते रहो, इक्वल प्रोडक्ट कर्व। दूसरा आइसो प्रोडक्ट कर्व। लास्ट प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। यूट्यूब स्टूडेंट्स मैंने डिक्टेट किया है, लिखवाया नहीं है, प्लीज आप सुन के लिख लेना अपने रजिस्टर्स में। लास्ट प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। लिखूं क्या बोर्ड पे? ऐसे ही आइसो कॉस्ट कर्व के नीचे ब्रैकेट डाल के लिखो, इक्वल प्रोडक्ट कर्व लिख लिया, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व लिख लिया, आइसो प्रोडक्ट कर्व, आईएसओ। ऐसे ही जो आइसो कॉस्ट कर्व है ब्रैकेट बनाओ, लिखो इक्वल कॉस्ट लाइन। कौन से पेन से लिख रहे हो सब? सब ब्लैक पेन उठाओ, ब्लू उठा लो, ब्रैकेट बनाओ आइसो कॉन्ट के साइड में, लिखो सिमिलर टू आईडी कर्व, आइसो कॉन्ट कर्व के पास। क्या लिखूं? क्या लिखूं? तो डिक्टेट ही तो कर रहे हो, डिक्टेट कर रहे हो तो लिखो सिमिलर टू आईडी कर्व। भाई आइसो कॉस्ट कर्व के नीचे लिखो सिमिलर टू बजट लाइन। दिशा थोड़ा सा ब्रेन यूज करो। क्या समझ में नहीं आ रहा पूछो? क्या सेकंड वाला? कर्व, बस एक ही नाम है उसका। ये लो, इक्वल प्रोडक्ट कर्व, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व। क्या? हाँ, मुझे लगा इक्वल बोल रहे हैं फिर से। और यहाँ पे इसका इक्वल कॉस्ट लाइन। दूसरे पेन से ये लिखना है सिमिलर टू बजट लाइन, सिमिलर टू आईडी कर्व की फुल फॉर्म। वेरी गुड। कौन सा चैप्टर में पढ़ा था? लिखना है, इतनी भी बुद्धि नहीं है तो लिख दो कि रेफर चैप्टर 2। चलू मैं आगे? किसका? हाँ, इसका एक ही नाम है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसे ज्यादा छोटा करती जाऊं या फिर मैं नेक्स्ट पेज पे ऐसे, मतलब कि बीच में डिफरेंस रहेगा, इधर आइसो कॉस्ट चलता रहेगा, इधर आइसो कॉस्ट चलता रहे, ऐसे दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। छोटा छोटा बनाना थोड़ा, अलग ही बनाओ। तुम लोग एक काम करो, आइसो कॉन्ट की हेडिंग अलग डालो, फिर वो शेड्यूल और कर्व बनाना, फिर आइसो कॉस्ट की हेडिंग डालो, बोल तो रही हूँ, फिर आइसो कॉस्ट की हेडिंग डालो, फिर उसका शेड्यूल और वो अलग बनाना। क्लियर है बात? सबको क्लियर है? यानी कि मैं इसके नीचे ही चलूंगी और तुम लोग आइसो कॉन्ट की हेडिंग डाल के शेड्यूल बनाओ। क्लियर है? मैं तो यहाँ पे इधर बनाऊंगी आइसो कॉन्ट का, इधर बनाऊंगी आइसो कॉस्ट का। हाँ हाँ, हेडिंग डालो आइसो कॉन्ट कर्व। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट चार कॉलम बनाने हैं, मतलब चौथा भी खाली छोड़ देना। छह लाइन।
नंबर, यहाँ पे है लेबर, यहाँ पे हमारा कैपिटल, कैपिटल में मैं बात करूंगी मशीन की, एग्जाम्पल में मशीन, और ये हमारा आउट। देखो भाई, लेबर थी एक, मशीन थी उस टाइम पे मेरे पास कितनी कितनी होनी चाहिए एग्जाम्पल में, ज्यादा बोलो, ज्यादा, 12, 12 लिखो। एक बात बताओ, इंडिफरेंस कर्व पे सेटिस्फैक्शन सेम रहती थी, अलग अलग रहती थी? सारे कॉम्बिनेशंस पे हमारी सेम सेटिस्फैक्शन रहती थी, हाँ या ना? यानी कि जो हमारा आइसो क्वांट कर्व होगा, वहां पे मेरा जो आउटपुट है वो जितने भी मैं कुछ भी कॉम्बिनेशंस बना लूं इनपुट्स के, लेकिन जो मेरा आउटपुट है वो हमेशा सेम रहने वाला है। याद रहेगी ये बात? यानी कि इस पे मेरे यूनिट्स कितने बनेंगे? 100, और मैं अब जितने भी फैक्टर्स लिखूंगी उसमें कितने यूनिट्स बनते जाएंगे हमारे? 100 ही बनेंगे। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, मैंने लेबर बढ़ाई, मैंने अपनी मशीनरी क्या कर दी? कम कर दी, या थोड़ी सी कम मशीनरी लगाते हैं, फिर लेबर बढ़ाई, फिर मशीनरी मैंने कम कर दी, फिर लेबर बढ़ाई, फिर मशीनरी क्या कर दी? और बोल ही नहीं रहे, कम कर दी, फिर मैंने अपनी लेबर बढ़ाई, फिर अपनी वो क्या कर दी? कम कर दी। वेराज जो हमारा आउटपुट है वो क्या रहने वाला है? यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे भी 100। क्लियर है? चलू मैं आगे अब। लेबर बढ़ रही है, मैंने क्या अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। इंडिफरेंस कर्व क्या होता था वंश? पहले मेरी बात बताओ, क्या होता था कांस्टेंट? मैंने कल क्या बोला था? चैप्टर 2 सब रिवाइज करके आएंगे, इसीलिए बोला था, क्योंकि अगर आईडी और बजट लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आज का कॉन्सेप्ट लिटरली पानी में जाने वाला है, लिटरली सबके लिए है ये बात। क्योंकि अब इंडिफरेंस कर्व भी चल रहा है एक तरीके से, हम इसको देखते हुए चले तो, हाँ या ना? चल रहा है नहीं चल रहा? इंडिफरेंस कर्व पे हमारी सेटिस्फैक्शन हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते थे, हाँ या ना? जब चैप्टर 3 पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने क्या बोला कि अब हम जो भी देखेंगे हम दुकानदार होके देखेंगे, मालिक बन के देखेंगे, प्रोडक्शन कर रहे हैं हम ये सोच के देखेंगे। क्लियर है बात? प्रोडक्शन के केस में क्या सेटिस्फैक्शन का और मेरा कुछ लेना देना है? नहीं है। मेरा लेना देना किससे? कि मैं कितना प्रोड्यूस करूंगी। क्लियर है बात? इंडिफरेंस कर्व में हम ये देखते थे कि अगर मैं एक टॉफी और 2 चिप्स के पैकेट खरीद रही हूँ, या फिर 2 टॉफी और 1 चिप्स का पैकेट खरीद रही हूँ, तो मेरी सेटिस्फैक्शन सेम है। ये होता था इंडिफरेंस कर्व। याद है? सबको याद है? यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं एक लेबर लगा रही हूँ 12 मशीन पे, या फिर मैं 5 लेबर लगा रही हूँ कितनी मशीन पे? 2 मशीन पे, तो भी मेरा आउटपुट कितना निकलना चाहिए? 100 यूनिट। निकल सकता है, क्यों नहीं निकल सकता? 12 मशीन नहीं चलाएगा तो एक तो मशीन चलाएगा। देखो ये जो होती है ना, ये थ्योरीज मैंने पहले भी बताया था, ये इम्प्रैक्टिकल होती है, हाँ या ना? जब हमने मार्शल की यूनिट्स पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था कि वो यूनिट्स क्या होती है हमारी, इम्प्रैक्टिकल है ना चीजें। सिर्फ हिक्स और एलन वाली में भी थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी हमें दिखी थी, हाँ या ना? हिक्स और एलन ने कौन सी स्टोरी दी थी? ऑर्डिनल क्या था उसमें? यही तो था, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ही तो था, हाँ या ना? यानी कि यहाँ पे एक तरह से हम बजट को देख के हुए चीजें चला रहे होते हैं अपनी। बजट लाइन पे भी तो यही होता है कि 2 प्रोडक्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे तुम्हारी सेटिस्फैक्शन क्या हो? सेम हो। यानी कि तुम्हारे कितने रुपए खर्च होंगे? सिर्फ 1000 रुपए खर्च होंगे। याद है या ये भी याद नहीं है? यानी कि बजट लाइन पे हमने 5 पॉइंट्स मार्क किए थे, उस पे जो सेटिस्फैक्शन है वो सेम है या अलग है? बजट लाइन पे अलग है, सेटिस्फैक्शन अलग है, बट आईसी कर्व पे सेम है। क्लियर हो गई बात? सबको क्लियर हो गई कि आउटपुट क्यों आ रहा है 100 100 100 100 100? यानी कि मैंने अलग अलग ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाए हैं ये देखने के लिए कि मेरी 100 यूनिट्स कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस में प्रोड्यूस हो सकती है करके। क्लियर है? एमआरएस कैसे निकलता था? MU x अपॉन MU y, एक ही को याद है सिर्फ, उनका डिफरेंस रेशियो, वो क्या होता है हमारा? MRS। यहाँ पे हमारा MRS का नाम चेंज होके बन जाएगा MRTS। यहाँ पे लिखना बड़ा बड़ा MRTS, यानी कि मार्जिनल रेट
सिर्फ एस होता तो क्या आता, सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, याद रहेगा। एवरीथिंग इज एग्जैक्ट सेम, बस एक या दो चीजों में नाम का ही तो चेंज दिख रहा है। क्लियर है। अब जो MRTS निकलेगा वो निकलेगा इनपुट बी को जज करके। एवरी टाइम यू विल सी ओनली इनपुट बी। क्लियर है। MRTS निकालने के लिए, यानी कि फर्स्ट केस में तो निल होगा, डिफरेंस तो निकल नहीं सकता। अब ये घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, कितने से, 4, फिर घट रहा है 3 से, फिर घट रहा है 2 से, फिर घट रहा है 1 से। ये है हमारा स्केड्यूल। नहीं, आइसोकॉस्ट में कोई कॉलम नहीं बनेंगे, उसमें फिगर है बस एक छोटी सी। ये मेरा होता है क्या, आई क्यू, वहां पे हम इसको क्या बोलते थे, आई सी, यहाँ पे हम डिनोट क्या करेंगे, आई क्यू। अगेन स्लोप फिगर की शेप कॉन्वेक्स, और वाई कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRTS। वहां पे क्या था, डिमिनिशिंग MRS की वजह से कॉन्वेक्स होती है, याद है, कॉन्वेक्स बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRTS। एंड वहां पे MRS इज द स्लोप ऑफ IC कर्व, याद है, यानी कि यहाँ पे MRTS इज द स्लोप ऑफ IQ कर्व। पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोकॉन्ट। चलो आगे, तुम लोगों का ये पूरा पेज आइसोकॉन्ट के नीचे आना चाहिए। फिर हेडिंग डालो आइसोकॉस्ट कर्व, जो तुम लोगों ने लिखा है। निहाली रजिस्टर तो मेरे ख्याल से अगले चैप्टर में ही भर जाएगा। थोड़ा मोटा बनाना अगला, ठीक है, थोड़ा सा मोटा, 200 पेजेस। और अगर हो पाए, और अगर हो, ये 100 का है शायद रजिस्टर ना, 200 या 240 बहुत रहेंगे। और अगर हो पाए तो मैं बताती हूँ, नवयुग मार्केट में होता है, रजिस्टर की कटिंग करके उसको एक बना देते हैं। तो जब वो हो जाए पूरा सिलेबस तो उसको एक बनवाया ना, ठीक है। तो उसमें वो क्या होगा, पूरा इकोनॉमिक्स का एक सिंगल रजिस्टर फुल फ्लेजेड तैयार हो जाएगा। 50 रुपीज लेंगे वो नया रजिस्टर बनाने के, या तो स्पाइरल बनाएंगे या फिर वो बाइंड कर देंगे, जैसे तुम कहोगे वो वैसा कर देंगे। चलो आगे, आइसो फर्स्ट, सिर्फ इसमें ये एक फिगर बनेगा। बजट लाइन कैसी बनती थी, ऐसी, दोनों एक्सिस को मीट करती थी या नहीं करती थी, यानी कि एक जीरो भी हो सकता है एक बोर्ड हमारा, याद है ना। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता था, नहीं होता था। क्लियर है। हाँ, उसका स्लोप है। जो ये वाला पॉइंट है वो अंडर बजट है, ये वाला पॉइंट, यानी कि वी कैन स्पेंड फुल इनकम। क्लियर है। ये वाला पॉइंट अनअटेनेबल, बस इतना ही मार्क करना था। चलो आगे, बहुत छोटा सा टॉपिक बचा है। क्या, ये तो खुद लिखो, इतना तो याद नहीं है ये वाला पॉइंट भी।
क्या हुआ? क्यों नहीं हो रही? इनपुट्स में खर्चा जो हो रहा है वही तो बजट है। क्या नाम होते हैं पॉइंट्स के? सब चुप रहना। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, और ये पॉइंट है सी। सी पॉइंट कौन सा होता है वंश? ओवर बजट। उसका दूसरा नाम बताया था। फुल्ली क्या? फुल्ली बजट। या जो प्रोड्यूसर है स्पेंडिंग ऑल ऑफ हिज इनकम। सी पॉइंट कौन सा होता है भाई? दिशा? अनअटेनेबल। उसे भी याद है? क्योंकि जनरली इन दोनों को याद नहीं रहता है क्लास में। सब रहता है। मैं तो उससे पूछ रही हूँ, तुमसे तो बोल ही नहीं रही। मैंने तो आदर्श, आदर्श को नहीं बोला मैंने। आकाश थोड़े से ना डायग्राम्स बड़े बनाया करो। हाँ, उससे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। सबके लिए यही बात, डायग्राम्स जो भी होते हैं वो थोड़े से बड़े बनाया करो। और ये कोशिश करा करो कि डायग्राम से रिलेटेड जो भी पॉइंट है तुम्हें अलग से बुलेट्स बनाने की नीड ना पड़े, तुम साइड में ही एक्सप्लेन कर दो। यानी कि आधा पेज लेके इधर की साइड तुम डायग्राम बनाओ, इधर की साइड उसके रिलेटेड पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। क्लियर है बात? मतलब ये एक रजिस्टर की मेंटेनेंस की बात है सिर्फ। चलो आगे चलो। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, फुल्ली स्पेंडिंग इज इनकम, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं जो हमने हेडिंग लिखी थी, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। यही हेडिंग डाली थी। क्या हो गया? कर्व बनाना थोड़ा बड़ा बनाना, और जैसे मैंने भी बताया वैसी बनाने की कोशिश करना कि साइड में तुम लिख दो उसके रिलेटेड पॉइंट। अगले पेज पे कर लो तो थोड़ा बड़ा बना लोगे। ये होती थी हमारी बजट लाइन। पहला आईक्यू, ये हमने कहाँ पढ़ा था कॉन्सेप्ट? कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? वेरी गुड। यहाँ पे क्या होगा? आईक्यू कर्व अप्रोच। क्लियर है? और यहाँ पे हम कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, फिर हम इसको ये बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन कर्व है। क्लियर है? पॉइंट्स मार्क कर लो। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये हमारा आई क्यू 1 2 3। क्वेश्चंस पूछूंगी मैं अभी। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पर होगी? हाथ रेस करना। पीछे अटेंशन थोड़ा सा यहाँ। ये तो बहुत रॉ डायग्राम बनता है। पता नहीं क्या चढ़ा दिया ये कंपास चल रहा है, कॉपी घुमा रहे हो अपने साथ साथ। यू शेप नहीं होती है इसकी, तुम यू बना रहे हो। कितनी नींद आ रही है आशिका? अभी तो 2 क्लास और है। चलूं आगे चलूं? ई पॉइंट, सॉरी, कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी? दिशा?
मैंने बोला कौन से पॉइंट पे, मैंने यहाँ 6 पॉइंट मार्क किए हैं, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से पॉइंट पर होगी, एफ पे। और कौन से पॉइंट पे होगी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, वंश तुम बताओ। डी। आदर्श, ई। सबके अलग आंसर। साई, डी या सी। याशिका, डी। ठीक है, एफ। सिर्फ 2 आंसर सही है, पता था ना सही हो गए। सिर्फ 2 आंसर सही है, 3। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कर्व वाला पेज खोलो। कंज्यूमर कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड है, मैंने लिखवाया हुआ है, चेक करो। यूनिट 2 के एंड में होगा वो। ऐसे याद नहीं है। सेटिस्फैक्शन लिखवाया हुआ है। क्लैप कर दो वंश के लिए सब। अब मैं बताती हूँ कहाँ पे है। खोलो भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मैंने करवाया यूनिट 2 की एंड पे, इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक, जहां पे वंश तुम्हारा ये वाला डायग्राम आ रहा है ना, उसके आगे है वो, और तुमने शायद बनाया ही नहीं है। मैंने इसमें ऐसे करके लिखवाया था कि कौन सा नहीं खरीद सकते, उसमें पॉइंट एच मार्क करवाया हुआ है मैंने, चेक कर लो। ए बी सी, ए बी ई और एच मार्क करवाया हुआ है। चलो ठीक है, तुम्हारे को ए बी ई लिखवाया होगा। हाँ भाई, ऐसा फिगर नहीं दिख रहा तुम्हें एनालिसिस में। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 2 कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड लिखवाई थी। स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन होना चाहिए, और बजट लाइन टेंजेंट टू आईसी होनी चाहिए, लिखवाई थी। पंच की कॉपी में तो है ही नहीं। वेरी गुड। हाइपोथेटिकल है, नॉट एग्जिस्टिंग है, सब लिखवाया हुआ है। जहां पे मैंने ये भी लिखवाया कि जब आईसी स्लोप बड़ा होगा बजट लाइन से तो एमआरएस बड़ा होगा एमआरई से। और मैंने ये भी लिखवाया था कि विलिंगनेस कौन से पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगी, तो वहां पे पॉइंट मार्क करवाया हुआ है, जो अनअटेनेबल वाला पॉइंट है वो है। दिख गया? तो मिल क्यों नहीं रहा था? वेरी गुड। यहाँ पे मैंने क्या बोला था जब मैंने आईसो क्वांट कर्व पढ़ाना स्टार्ट किया, कि जहां जहां प्रोडक्शन है वहां वहां हम चैप्टर 2 का क्या रख देंगे, सेटिस्फैक्शन या विलिंगनेस। याद है? तो यानी कि यहाँ पे विलिंगनेस अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर की, तो सबसे ज्यादा तो कौन से पॉइंट पे विलिंगनेस होगी, ई पे, एफ पे। याद है? और वहीं अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन से पॉइंट पर होगी, तो एफ पे। यानी कि अगर मैं बात करूंगी किसकी, प्रोडक्शन की, तो सबसे ज्यादा किस पे होगी, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ए या बी या फिर सी, बी या फिर सी पे, और उसके बाद ए पे। ए वाला पॉइंट इतना रेलेवेंट है नहीं, वाई, बिकॉज ये तुम्हारा अंडर बजट है। क्लियर? अब मैं बात करूंगी बजट पे, कौन सा पॉइंट
मेरे बजट के बाहर है। ई और एफ, क्या बी भी बजट के बाहर है? डी, सी, यानी कि डी पे तो सबसे ज्यादा, मतलब जिसे कहते हैं कि बिल्कुल इक्विलिब्रियम बैठ रहा है। क्लियर है? और जो ए और बी वाला पॉइंट है, सी और बी वाला पॉइंट है, उस पर मुझे थोड़े से अपने गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज करना चाहिए। यानी कि मैंने क्या लिखवाया था कि अगर हम पॉइंट बी पर है और यहाँ पे गुड्स वाई है तो हमें वाई की प्रोडक्ट, वाई की कंजम्पशन को कम करनी चाहिए। वेराज अगर हम पॉइंट सी पर है तो एक्स की कंजम्पशन को कम करनी चाहिए। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, प्रोडक्शन की बात होगी। क्लियर है? बस इतना ही था आज का कॉन्सेप्ट। अकाउंट्स की क्लास कितने बजे है? 8:38 हो रहा है, रिवीजन का टाइम बचा ही नहीं है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।